नमस्कार दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है और बीपीएससी में आ सकती है। तो सबसे पहला है कि 7वीं सदी में कर्नाटक चालुक्य राजाओं के अधीन था। 7वीं सदी में हमारा जो कर्नाटक है वो चालुक्यों के अधीन था। 8वीं सदी में कर्नाटक पर राष्ट्रकूट राजाओं का अधिकार हो गया। हिरण्यगर्भ का अर्थ है सोने का गर्भ। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सोने का गर्भ। दंतेदुर्ग एक राष्ट्रकूट राजा था जिसने चालुक्यों को हराया था। कदंब, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था। जैसा कि वर्ण 4 प्रकार के थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऐसा माना जाता था कि क्षत्रिय जो होंगे वो राजकाज देखेंगे, यानी लड़ाई भिड़ाई उसको करना है। ब्राह्मण है तो शास्त्र की शिक्षा देंगे, है ना। वैश्य हैं तो जो भी व्यापार उद्योग है उसमें उसका काम होगा, और शूद्र है वो सेवा का काम करेंगे। लेकिन इतिहास में ऐसा भी देखा गया कि ब्राह्मणों ने अपना जो कार्य है शास्त्र को पढ़ाना, उसको छोड़कर उन्होंने भी शस्त्र उठा लिया और राजकाज चलाने लगे। हाँ, और क्रमशः कर्नाटक राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। अब है कि चोल वंश तमिलनाडु में शासन करते थे। तमिलनाडु में चोल वंश का शासन था। कल्हन एक संस्कृत काव्य है जिसमें कश्मीर का शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है। कल्हन के बारे में कहा गया है कि इसमें कश्मीर के कौन कौन से राजा उस पर राज्य किए उनका उसमें वर्णन है। उसके बाद है कि अफगानिस्तान के गजनी का महमूद एक ऐसा शासक था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन है जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, तो अफगानिस्तान के गजनी का महमूद। अब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया ही था। तराइन के प्रथम युद्ध में चाहमान शासक पृथ्वीराज चौहान, पूछता है पृथ्वीराज चौहान कौन से शासक थे? चाहमान शासक थे। और तराइन के प्रथम युद्ध में उन्होंने 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद जो जीतता है तो हारने वाले को वो मार देता है किसी भी तरह से, या उसको कैद में दे देता है। लेकिन हिंदू राजा जो अंतिम हिंदू राजा ही थे, और इनकी गलती के कारण भारत में समझिए तो हिंदू जो राजा हुए उनका सर्वनाश हो गया। मतलब उसके बाद कोई ऐसा बलशाली राजा न हुआ। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। इन्होंने पृथ्वीराज को हराया, लेकिन अपने शुभचिंतकों के द्वारा उनको कहा गया तो मार दीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं मारा। इसको बोला कि आप फिर से तैयारी करके आओ, फिर से हम लड़ना। और वो तो देख लिया था कि इसका कितना सेना है, कितना क्या है, तो सारी तैयारी करके वो आया और पृथ्वीराज को हरा दिया। अब तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और अगले ही साल पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। अब है, जब दो प्लेट एक दूसरे से रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो उसे संरक्षी प्लेट या सीमांत प्लेट कहते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब जाती है तो उसे हम संरक्षी प्लेट या सीमांत प्लेट कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी।
एक नंबर पूछ सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, तो लगभग आज से 5 अरब वर्ष पूर्व। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय क्षेत्र है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ लगभग सभी तरह के स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो हमारे देश में पर्वत जो हैं 11% भाग हैं। पठार का जो क्षेत्र है वो 28% है, पहाड़ी क्षेत्र 18% है, और जो भूभाग है, जो मैदानी है, जिस पर खेती संभव है, वो लगभग 43% यानी 43% है। भारत के 6 भौगोलिक जो भौतिक विभाग हैं वो 6 हैं। पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी, पहाड़ सब हैं। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान जिसमें खेती होता है। दक्षिण का पठार है, तटीय मैदान, समुद्र तट से जो सटा हुआ क्षेत्र है वो तटीय मैदान है। भारतीय मरुस्थल है, राजस्थान सब में बहुत बड़ा मरुस्थल है हमारे पास। और द्वीप समूह है, जैसे अंडमान निकोबार है, पोर्ट ब्लेयर है, कवारती है, ये सब हमारे पास द्वीप समूह भी हैं। अब हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, तो शिखर माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा शिखर विश्व का कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो हमारे देश में नहीं है ना। कई बार हम लोग समझते हैं कि माउंट एवरेस्ट भारत में है, लेकिन ये भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। और 8,848 मीटर उसकी ऊंचाई है। दूसरा जो हिमालय पर्वत का शिखर है वो K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। ये कहाँ है? ये भारत में है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि भारत का सर्वोत्तम शिखर कौन है, सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो वो हमारा K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है। मीटर है, किलोमीटर नहीं, मीटर है। इसमें भी 8,848 मीटर है, ना कि किलोमीटर, मीटर में है। उसी तरह तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है कंचनजंगा। ये भारत में ही है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, 8,598 मीटर। उसके बाद आता है मकालू, ये भी नेपाल में है ये, और 8,481 मीटर ऊंचा है। उसके बाद है धौलागिरी, जो नेपाल में ही है, इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। तब आएगा नंगा पर्वत, ये भारत में है, 8,124 मीटर इसकी ऊंचाई है। और तब आ जाइए अन्नापूर्णा, जो भारत में ही है और इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। अब है हमारा रावी और व्यास के दोआब को ऊपरी बारी दोआब कहते हैं। रावी और व्यास नदियों के बीच जो क्षेत्र होता है वो दोआब होता है, तो उसके दोआब को हम ऊपरी बाहरी दोआब कहते हैं। जबकि व्यास और सतलज के बीच के दोआब को विष्ट दोआब बोला जाता है। ये सब NCERT का है कि रावी और व्यास के दोआब को ऊपरी दोआब कहते हैं, जबकि व्यास और सतलज के बीच के दोआब को हम विष्ट दोआब कहते हैं। पूर्वी भाग की पहाड़ियों को टोड़ कहते हैं। पूर्वी भाग की जो हमारी पहाड़ियां हैं उसको टोड़ बोला जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, कितना बार पूछा जाता है। नदियों द्वारा पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर तक पत्थर के टुकड़े जम जाते हैं, जिसे भाबर कहते हैं, है ना। नदियों द्वारा पर्वत के नीचे उतरते समय, नदियाँ पर्वत से नीचे जब उतरती है तो वो पर्वत को तोड़ता है, पानी तेज रहता है तो पर्वत को तोड़ देता है और बहुत सारे पर्वत के टुकड़े बिखर जाते हैं, है ना। तो 8 से 16 किलोमीटर तक पत्थर के टुकड़े जम जाते हैं, जिसे हम भाबर कहते हैं। नदियों द्वारा बनाई गई नम और दलदली क्षेत्र को तराई कहते हैं। तराई क्या होता है? तो नदियों द्वारा बनाई गई नम, जब नदियाँ आएगी तो नमी पैदा करेगी, तो नदियों द्वारा बनाई गई नम तथा दलदली क्षेत्र, जहाँ बहुत दिन तक पानी ठहर गया तो दलदली क्षेत्र बन गया, तो उस क्षेत्र को हम तराई कहते हैं। गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, गंगा के मैदान जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए, मतलब जहाँ नदियाँ पहले बहुत मिट्टी लेके आई, बाद में वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, तो बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, उसे बागर कहते हैं, है ना। बहुत ऊंचा उसको कर दिया, पहले आता था इतना पानी कि
बहुत सारी मिट्टी को वहाँ पर भर दिया है, लेकिन अब उतना पानी नहीं आ पाता है, तो नदियों का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो जहाँ तक पहुँच पाता है, जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है वो बागड़ होता है, और जहाँ तक पहुँच जाता है वो खादर होता है। गंगा के निचले मैदान जहाँ प्रतिवर्ष नई मिट्टी की परत जम जाती है, हर वर्ष वहाँ पानी आएगा तो नई मिट्टी जमा कर देगा, उसको हम लोग खादर कहते हैं। और जो ऊंचा क्षेत्र, नदी के द्वारा ही जो मिट्टी लाई गई उसी से बना है, लेकिन वो ऊंचा क्षेत्र है, बन गया है ऊंचा क्षेत्र, वहाँ तक पानी नहीं जाती है, तो वो हुआ बागड़। और जहाँ तक हर वर्ष पानी आएगी और वहाँ तक चली जाएगी तो वो हो जाएगा हमारा खादर। मतलब निचली भूमि जहाँ पर पानी आता है हर साल वो खादर हो गया। नदियों के द्वारा ही वो मैदान बना हुआ है, नदियों के द्वारा मिट्टी लाने से ही, तो वो हो गया खादर जहाँ प्रतिवर्ष पहुँचता है, और जहाँ नहीं पहुँच पाता है वो हो गया बागड़। अब पश्चिमी तटीय मैदान को कोकन का मैदान कहते हैं, पश्चिम तट वाला जो मैदान है उसको कोकन का मैदान कहते हैं। दक्षिणी तटीय मैदान को मालाबार का तटीय मैदान कहते हैं, और दक्षिण का जो तट है उसका जो मैदान है उसको मालाबार का तटीय मैदान कहते हैं। उत्तरी तटीय मैदान को गोलकुंडा तट कहते हैं, जो उत्तर में मैदान है तट वाला समुद्र से सटा हुआ, उसको हम लोग गोलकुंडा का तट कहते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी सब जो है ना, श्रीलंका के पहले, तो वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। दक्षिणी तट को कोरमंडल तट भी कहते हैं, और दक्षिणी तट का दूसरा नाम हमारा कोरमंडल तट भी है। कश्मीर के घास के मैदान को मर्ग कहते हैं, ये बहुत बार पूछता है, कश्मीर के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो मर्ग कहते हैं। अब आइए अब है हमारा कि कुषाण साम्राज्य के बाद भारत का कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ। कुषाण साम्राज्य के बाद भारत पर कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ, तो गुप्त साम्राज्य। कुषाण के बाद हमारा गुप्त साम्राज्य आ गया। ये 320 ईस्वी से 455 ईस्वी के बीच तक रहा हमारे देश में। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का राजा कौन बना, तो घटोत्कच गुप्त। श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच गुप्त, वो जो है राजा बन गया। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम, वही उसका वास्तविक संस्थापक था। चांदी के सिक्के किसने चलवाए हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि वो बहुत ही उन्नत अच्छा राजा था। गुप्त संवत किसने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। उसने एक संवत चलाया है ना, ईस्वी सब जो होता है उसमें, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन राजा बना, समुद्रगुप्त, है ना। तो गुप्त वंश का अत्यधिक विस्तार किस राजा के शासनकाल में हुआ, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ। ये चंद्रगुप्त से भी बहुत होशियार निकला। गुप्त वंश का प्रसिद्ध दरबारी कवि किसने शासनकाल के थे, गुप्त वंश का प्रसिद्ध दरबारी कवि किसके होना, किसके शासनकाल में थे, तो समुद्रगुप्त। गुप्त वंश, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। गुप्त वंश के समय श्रीलंका का राजा कौन था, मेघवर्मन। गुप्त वंश के समय श्रीलंका का राजा कौन था, तो हमारा मेघवर्मन था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन की भांति वे कभी किसी युद्ध में हारे नहीं थे। कौन, हमारा समुद्रगुप्त। तो इसीलिए उनको भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट भी ज़्यादातर युद्धों में लगभग वो नहीं हारा था। अब है फ्रांस की क्रांति कब हुई, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस की क्रांति हुई तो हुई कब। तो फ्रांस की क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को क्या दिया, कौन से ऐसे 3 वर्ड हैं, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी, और बंधुत्व, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी। ये 3 ठो वर्ड जो है हमारा फ्रांस की क्रांति ने हमें दिया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, तो 1776 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ।
फ्रांस की साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर किसके शासनकाल में थी? किनके शासनकाल में? बुर्बो राजवंश के लुई 14वां के शासनकाल में। वो बड़ा ही निरंकुश राजा था, है ना। लुई जो 16वां है गद्दी पर कब बैठा? तो 1774 ईस्वी में बैठा था। लुई 16वां कैसा शासक था? ये भी निरंकुश था, फिजूल खर्ची बहुत करता था, अयोग्य था। लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? मैरी अंतोयनीत। ये लुई 16वां की पत्नी का नाम था। उसके बाद था कि मैं ही राज्य हूँ। किसने कहा था? कौन ऐसा बुर्बो राजवंश का शासक था जिसने कहा कि मैं ही राज्य हूँ? तो वो था लुई 14वां, है ना। तो पार्लमा क्या था? तो एक संस्था थी न्यायालय के समान, है ना, जिसको वो नहीं मानता था। लुई 14वां बहुत ही निरंकुश था ना। फ्रांस के राजा का राजमहल कहाँ था? वर्साई शहर में था, है ना। और उसी महल को तोड़ दिया गया था फ्रांस की क्रांति के तहत। अब फ्रांस कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? तो फ्रांस में 3 स्टेट्स थे। प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? पादरी वर्ग, जो पूजा पाठ कराते थे, वो प्रथम स्टेट्स में आते थे। दूसरे स्टेट्स में कौन आते थे? अभिजात वर्ग आते थे, है ना। अभिजात वर्ग माने हुआ राजा, उसके जो संरक्षक हुए, है ना, उसके जो दरबारी हुए, वो आते थे। तृतीय स्टेट्स में कौन आते थे? मजदूर आते थे, किसान आते थे, वकील आते थे, जज, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी, लेखक, शिल्पी, मतलब जितने भी नॉर्मल पीपल थे, मिडिल क्लास थे, वो हमारे तृतीय स्टेट्स में आते थे। और आगे ये भी बात है कि ये जो प्रथम स्टेट से और दूसरे स्टेट से, इनको कभी भी टैक्स वुक्स नहीं देना पड़ता था, ये टैक्स फ्री होते थे। और तृतीय स्टेट्स के लोगों को सारा का सारा टैक्स चुकाना पड़ता था, माने राजा का भी खर्चा उठाना पड़ता था इन्हें, और पादरी वर्गों का भी खर्चा उठाना पड़ता था। और उन्हीं के टैक्स पर ये दोनों अपने शान शौकत दिखाते थे। अब है टैक्स से मुक्त कौन थे? आ ही गया। तो प्रथम और द्वितीय स्टेट्स हमारा टैक्स से मुक्त थे। टैक्स से मुक्त कौन थे? तो प्रथम और द्वितीय स्टेट्स हमारा टैक्स से मुक्त थे। टैक्स किसे देना पड़ता था? तो तृतीय स्टेट्स को, वकील, अध्यापक, है ना, जितने भी मध्यम वर्ग है, सबको टैक्स देना पड़ता था। टैक्स फार्मर किसे कहा जाता था? पूंजीपति वर्ग को, है ना। टीथे क्या था? क्या है? धार्मिक कर। अब देखो, पादरी वर्ग को एक और कर देना पड़ता था, वैसे तो देते ही थे अभिजात वर्ग को, पादरी वर्ग को भी दीजिए, तो उसको कहते थे टीथे। क्या कहते थे? टीथे। टैले क्या था? ये भूमि कर था। टैले क्या था? ये भूमि कर था। लेटर्स द गैजेट क्या था? तो फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी या वारंट निकाला जा सकता, जैसे हम लोग के देश में रॉलेक्ट एक्ट, उसी तरह फ्रांस में लेटर्स द गैजेट था, है ना, जिसके तहत फ्रांस में बिना किसी अपराध के लोगों को जेल में रख सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे। अब है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, 7 देशों के साथ लगती है। उसमें हमारा बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है तथा अफगानिस्तान है ना। बस एक बार सरसरी निगाहों से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसी में हम याद करवा देते हैं। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो 5 राज्यों से। पहला है हमारा पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं, लगे हुए हैं। चीन की सीमा रेखा को जो भारत में लगती है उसे क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा। चीन और भारत के बीच जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, सीधी बात। मैकमोहन रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो ये 5 राज्यों से मिलती है। पहला है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, है ना। उसके बाद है पाकिस्तान तथा भारत में सीमा को क्या कहते हैं? पाकिस्तान तथा भारत के सीमा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ। पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं। नेपाल की सीमा, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 4 राज्यों से होकर जाती है बच्चों। पहला है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अब 7वां हमारा प्रश्न है कि नेपाल
की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो वो भी 5 राज्यों से, है ना। पहला तो है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, तब पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। इन्हीं 5 राज्यों से नेपाल की सीमा मिलती है। अब है म्यांमार से भारत के कितने राज्यों को सीमा मिलती है, तो 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर। इन 4 राज्यों की सीमा हमारे म्यांमार से मिलती है। म्यांमार एक देश है जो भारत का पड़ोसी। उसके बाद है भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों से मिलती है। पहला है पश्चिम बंगाल, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। अफगानिस्तान तथा भारत के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, डुरंड रेखा कहते हैं, है ना, जो कि अब हमारे कह सकते हैं भारत में हैं, बट वो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है ना उसमें है। तो डुरंड रेखा भारत के किस राज्य से होकर जाती है, तो जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत, यहाँ लिख भी दिया गया कि पाक अधिकृत जो हमारा पीओके है वहाँ है वो। प्रादेशिक जल सीमा क्या है, तो समुद्र तट से 12 मील का क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा कहलाता है, 12 मील। उसके बाद संलग्न क्षेत्रफल क्या है, तो 12 से 24 मील सामुद्रिक क्षेत्र को संलग्न क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। 12 से 24 मील ये जो क्षेत्र है पानी का समुद्र तट पर, प्रत्येक देश जिसका भी तट है उसकी सीमा से लेकर के 12 किलोमीटर 12 मील जो है वो हमारा प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहलाता है। 12 से 24 मील जो है संलग्न क्षेत्र होता है वो। उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है जहाँ हम लोग आर्थिक गतिविधियाँ कर सकते हैं, वो 24 मील से 200 मील के बीच में होता है। तो कह सकते हैं कि हमारा जो कोई भी देश है तो 200 मील तक उसके अंदर में उसके कैप्चर में काम होता है, वो समुद्र से उसका फ़ायदा उठा सकता है। अब भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश। भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश से लगती है, तो वो हमारा बांग्लादेश है ना। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से लगती है। भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है, तो वो हमारा अफगानिस्तान से। भारत के कितने पड़ोसी देश है, तो वो 7 है, तो बोले ही थे। और ये लोग सार्क एक बनाया है, कोऑपरेटिव एक इकाई कह सकते हैं, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन आर फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का डेफिनेशन होता है। उसके बाद है 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, ये सबको पता है 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है। भारत का स्वतंत्रता दिवस तो 15 ही अगस्त को मनाया जाता है। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किले पर झंडा कौन फहराते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री फहराते हैं। गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन हमारा देश अपने संविधान को लागू कर लिया था, है ना। नहीं तो ये जो 3 साल का समय था वो हम लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया जो संविधान था उसी पर काम कर रहे थे। मुगल वंश की स्थापना किसने की है, तो बाबर ने की है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर लड़े थे, जिसमें पहली बार हम लोग कहते हैं कि वो बम गोला बारूद सबका इस्तेमाल किया था और उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और तभी से हमारे देश में मुसलमानों का शासक गुलाम वंश का शासन शुरू हो गया था। अब पानीपत की प्रथम लड़ाई में कौन जीता था, तो बाबर जीता था। अब बाबर के पुत्र का क्या नाम था, तो हुमायूं। हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था, तो अकबर। और मुगल किन 2 महान वंश के वंशज थे, तो मुगल जो है वो चंगेज खां माता की तरफ से, चंगेज खां उसकी माता जो थी वो चंगेज खां के वंश के थी, तथा पिता जो था वो तैमूर वंश का था, है ना।
और ईरान, इराक तथा तुर्की के शासक हुआ करते थे। ईरान और इराक तथा तुर्की के शासक कौन थे उस समय? तो तैमूर होते थे, और तैमूर एक राजा था। तैमूर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1404 ईस्वी में तैमूर मर गया था। मंगोल का शासक कौन था? चंगेज खां। मंगोल पर चंगेज खां का आधिपत्य था। तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा किया और जीता था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि बाबर समझता था कि ये मेरा अपना क्षेत्र है, जो कि दिल्ली पर हम पहले फतह कर चुके थे। बाबर सर्वप्रथम फरगना राज्य का उत्तराधिकारी कब तथा कितने वर्ष में बना? तो 1494 में, मात्र 12 वर्ष की उम्र में बाबर जो है फरगना, जो एक प्रदेश हुआ करता था, वहाँ का शासक बन गया था। बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया? तो 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। अब है उत्तराधिकारी चुनने के कितने तरीके होते हैं? तो 2 ही तरीके हैं उत्तराधिकारी चुनने के। एक है ज्येष्ठाधिकार और सहदायाद। ज्येष्ठाधिकार और सहदायाद। अब ज्येष्ठाधिकार क्या होता है? इसमें क्या है? ज्येष्ठ माने बड़ा, तो जो बड़ा पुत्र होता है समझा जाता है उसी को राजा बनाया जाता है ना। लेकिन बाद के वर्षों में सहदायाद जो एक नियम है, तरीका है, उसको भी लगाया गया कि अब मान लीजिए एक बड़ा सा राज्य है, तो एक ही को राजा नहीं बना के, अगर 4 पुत्र है तो चारों पुत्र को बांट दिया जाता है राज्य, ये तुम ये तुम ये तुम, ऐसे करके। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, उसको सहदायाद बोला जाता था उस समय। ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है? तो राजा का बड़ा पुत्र राजा बनेगा। सहदायाद का क्या अर्थ है? तो सहदायाद का अर्थ है कि राज्य को सभी पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। मुगलों की सेना में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? मनसबदार। मुगल की सेना में जो भी काम करते थे उसको हम मनसबदार कहते हैं। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, उसे क्या कहते थे? जागीर। मनसबदार को जागीरें दिया जाता था, है ना, मतलब जमीन बहुत सारा दे दिया जाता था जिसका टैक्स वो खुद रखता था। राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था क्या कहलाती थी? जब्त, है ना। राजस्व प्राप्त करने की का जो व्यवस्था था वो जब्त कहलाती थी। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। मेहरुनिसा से जहांगीर से कब विवाह किया? मेहरुनिसा से जहांगीर ने कब विवाह किया? तो 1611 ईस्वी में किया था। मेहरुनिसा से जहांगीर ने 1611 ईस्वी में विवाह किया। बाद में उसका नाम बदल जाता है और उसका नाम क्या हो जाता है? नूरजहां। तो मेहरुनिसा का नाम विवाह के बाद क्या हो गया? नूरजहां। अब शादी के अवसर पर जहांगीर ने क्या किया? चांदी के सिक्के जारी किए। वो नूरजहां से काफ़ी खुश था, उसने चांदी के सिक्के उसके विवाह के अवसर पर चढ़ाए। अकबर के पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? तो शाहजहां। अब है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो 1914 से लेकर 1918 तक। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1905 में हुआ था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 1905 में हुआ था। स्लाव जाति कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया तथा हंगरी। स्लाव जाति कहाँ के निवासी थे? तो ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के निवासी थे। सर्व जर्मन आंदोलन क्यों शुरू हुआ? तो सर्व जर्मन आंदोलन बाल्कन प्रायद्वीप को जर्मनी में मिलाने के लिए शुरू हुआ था। सर्व जर्मन आंदोलन। उसके बाद है इम्परेटर नामक जहाज कब और किसने बनाया था? तो 1912 में जर्मनी ने बनाया था। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसको कहते हैं? तो जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क, वो गुटबंदी बहुत तेज था। द्वैत संधि कब तथा किनके बीच हुआ था? 1879 ईस्वी में जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया के बीच द्वैत संधि हुआ था। अब त्रिगुट ट्रिपल अलायंस कब तथा किनके बीच बना? तो 1882 ईस्वी में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी तथा इटली के बीच त्रिगुट अलायंस यानी ट्रिपल अलायंस बना था। उसके बाद है त्रिदेशीय संधि कब बनी तथा इनमें कौन कौन से देश थे?
तो 1907 में फ्रांस, रूस तथा ब्रिटेन के बीच फ्रांस ने मोरक्को पर अधिकार 1707 में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बीच हुआ था त्रिदेशीय संधि। उसके बाद फ्रांस ने मोरक्को पर अधिकार कब किया था? तो 1911 में उसने मोरक्को पर अधिकार कर लिया। ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अधिकार कब किया? तो 1904 में किया। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब तथा कहाँ हुई? तो 28 जून 1914 में, है ना, बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हुआ था। और यही वो हत्याकांड था जो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना। उसके बाद है हमारा प्रथम विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ? तो 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी से साराजेवो में हुआ। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गई साराजेवो में। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सार्बिया को जिम्मेदार ठहराया। सार्बिया को जिम्मेदार ठहराया और सार्बिया के समक्ष कुछ अपनी मांगे रखी। सार्बिया ने जब इन मांगों को अस्वीकार कर दिया तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सार्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध हमारा शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में किनके बीच हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 2 गुट थे उसमें। पहला गुट को हम लोग मित्र राष्ट्र बोलते हैं और दूसरे गुट को हम लोग केंद्रीय शक्तियां या धुरी राष्ट्र बोलते हैं। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, जापान, सार्बिया, बेल्जियम, रोमानिया, ग्रीस, ये सभी बड़े बड़े देश हमारा मित्र राष्ट्र में ही आते थे। और धुरी राष्ट्र में, तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी था जो बड़ा देश था, ऑस्ट्रिया था बट उतना नहीं, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया, ये जो एक बड़ा, बाद बाकी जो छोटे छोटे राष्ट्र थे वो धुरी राष्ट्र में आते थे। और वाजिब सी बात है, जब ये छोटे छोटे राज्य है, एक ही बड़ा राष्ट्र है, तो इनको हार सुनिश्चित ही है। तो बहुत सारा जर्मनी किया था, कुछ प्रताड़ना किया था वो, लेकिन बाद में उनकी हार हो गई। अब है हमारा भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये केरल का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तो सब जानते हैं, हरियाणा या पंजाब। हरियाणा में भी भांगड़ा होता है और पंजाब में तो होता ही है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का लोक नृत्य है। डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये भी गुजरात का ही लोक नृत्य है। छऊ कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हमारे बिहार का है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? ये तो हमारे असम का है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। और नटी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश का है। अब आगे चलते हैं। वर्धमान का प्राचीन नाम क्या था? तो वर्धमान, ये वर्धमान का प्राचीन नाम था। वर्धमान जो अभी हम जानते हैं उसका प्राचीन नाम वर्धमान था। महाल का क्या अर्थ होता है? भू संपदाएं। महाल जो होता है वो भू संपदाएं होते हैं, मतलब जमीन हुआ। स्तंभ मरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो ये 1793 ईस्वी में लागू हुआ। योमन किसे कहते थे? तो छोटे किसानों को योमन कहते थे। स्तंभ बंदोबस्त किसने लागू किया? तो कॉर्नवालिस ने, जब वो बंगाल के गवर्नर थे। तालुक का क्या अर्थ है? क्षेत्रीय इकाई को तालुक बोलते थे। तालुकदार किसे कहते थे? तालुकदार, तो जो गांव के मुखिया होते थे जनरली उसको तालुकदार कहते थे। रैयत का क्या अर्थ है? रैयत का मतलब होता था किसान, लेकिन रैयत का अर्थ ऐसे किसान से था जिनके पास अपनी ज़मीन होती थी। कुछ तो वो करते थे और कुछ अपना ज़मीन दूसरे को लगान पर, दूसरे उसको कहते थे, उसको सकमी रैयत शायद बोलते थे। अब है ऊंची मांग कब लागू हुआ? मतलब दाम, मतलब टैक्स बढ़ गया, लगान बढ़ गया, तो 1790 में जो है ऊंची मांग, है ना, लागू हुआ। अब है कि इस्तमरारी जो बंदोबस्त है, इससे हम लोग क्या समझते हैं? तो इस्तमरारी जो बंदोबस्त था, इसका अर्थ ये होता है कि जो लगान है, जो टैक्स है, वो अंग्रेज नहीं वसूलेंगे, वे जमींदारों के थ्रू टैक्स लेंगे। यानी जमींदार को टैक्स लेने का अधिकार दे दिया जाता था और जमींदार जो है टैक्स वसूलते थे। और टैक्स तो वसूलते ही थे, साथ ही साथ
वो उन टैक्सों को जमा करते थे। किनके पास? तो अंग्रेजों के पास। बाद के वर्षों में क्या हुआ कि जमींदार जो है बाद के वर्षों में क्या हुआ कि जमींदार जो है थोड़ा सा ढीले पड़ गए और वो टैक्स के पैसों से अपना अय्याशी करने लगे, शान शौकत दिखाने लगे और वो जमा नहीं कर पाते थे, मतलब करते ही नहीं थे, मन उसका क्या कहते हैं उसको बढ़ गया था। और बाद के वर्षों में तब अंग्रेज ने क्या किया कि जब राजस्व नहीं आ रहा है 1 से 2 से 3 से 4 से, मतलब हर साल वो उसको अवहेलना कर देते थे। तो इस पर उन्होंने नीलामी करवानी शुरू कर दी कि जो भी जमींदार अपना टैक्स समय से नहीं चुकाता था तो उनके जागीरों को, उनके ज़मीनों को, उनके खेत को नीलामी करवा दिया जाता था कि अब आप से नहीं होगा तो आपका खेत दूसरे को दे दिया जाएगा, आप दूसरा ज़मींदार इसको देखेगा। लेकिन ऐसा होता था कि वो लोग लठैत रखते थे, है ना, तो नीलामी भी हो जाता था, फिर भी वो ज़मीनें वो नहीं सौंपता था उसको, है ना। तो इस तरह का होता था प्रोसेस, है ना। अब है इस्तेमारी तो हो गया था। रैयत का अर्थ होता है किसान। ऊंची मांग कब लागू हुआ? तो 1790 में, है ना, दाम बढ़ा दिया गया लगान का। अमला किसे कहते थे? राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को अमला बोला जाता था। ये एनसीईआरटी का है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धनी किसानों को क्या कहा जाता था? तो धनी किसानों को जोतदार बोलते थे। और जोतदार बहुत बदमाशी करता था, किसके साथ? जमींदारों के साथ। वह यही ताक में रहता था कि कब वो जमींदारों से उसके ज़मीन को खरीद सके, क्योंकि नीलामी में जोतदार जो है बहुत प्रभावी होता था। वो किसानों को कहता था कि आप नहीं दो टैक्स, है ना, इस तरह से। तो धनी किसानों को क्या कहा जाता था? तो धनी किसानों को जोतदार कहते थे। लगान किसे कहते थे? तो भूमि कर को लगान कहते थे। भूमि पर जो टैक्स लगता था उसको हम लोग लगान कहते थे। अब धनी किसानों की को और किस नाम से जाना जाता था? तो हवलदार, गाटीदार और मंडल, ये 3 नाम उस समय प्रचलित थे। अब है रैयत तथा सिकमी रैयत में क्या अंतर है? अभी ये बोले थे कि रैयत और सिकमी रैयत। तो रैयत वे किसान होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन होती थी, रैयत, जिसमें कुछ पर वो खेती करते थे, बाकी को सिकमी रैयत को लगान पर देते थे। यानी रैयत क्या हुआ? जो थोड़े बहुत अच्छे किसान हैं, मतलब अच्छे क्या, मतलब धनी मनी किसान हैं, उसके पास अपनी ज़मीन होती थी, लेकिन सिकमी रैयत के पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। तो रैयत क्या करते थे? अपने ज़मीन को सिकमी रैयत को भी दे देते थे, कुछ अपने किया और कुछ सिकमी रैयत को दे देते कि आप भी करो और उसके बदले में हमको कुछ टैक्स, हमको कुछ लगान दे दो। और लठियाल किसे कहते थे? खरीदारों को जो मारपीट कर भगा देते थे उसे लठियाल कहते थे। वही लठैत हुआ या डंडा मार, ऐसा भी उसको बोला जाता था। लठैत हुआ कि लाठी वाले लोग होते थे, ज़मींदारों के इशारों पे काम करते थे और ज़मींदार तो टैक्स दे नहीं रहा था अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ ने क्या किया? उनके ज़मीनों को नीलामी करवा दिया और नीलामी में जोतदार या और भी लोग उसका ज़मीनों को खरीद लिए। और फिर लठियाल का काम आता था कि वो उस खरीदारों को उस ज़मीन का कब्जे नहीं करने देते थे। तो और जो कोई, मतलब क्या कहते हैं उसको, केस फौजदारी जो भी होता है वो करते थे, तो पहले से ही इतना केसेस पड़े रहते थे कि उनके केसों को सही होने में बहुत साल लग जाते थे, है ना। तो भारत में घोर मंदी कब आई? तो 1930 के दशक में भारत में बहुत ज़्यादा मंदी आ गया। जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया तब वर्धमान का राजा कौन था? तेजचंद। उस समय तेजचंद जो है हमारे वर्धमान का राजा था। जमींदार किसके शासनकाल में फले फूली? तो तेजचंद्र के पुत्र मेहताब चंद्र के शासनकाल में। मेहताब चंद्र जमींदारों के प्रति अच्छे रुख के थे, इसीलिए उसके शासनकाल में वो फली फूली। मेहताब चंद्र ने संथाल विद्रोह 1857 क्रांति के समय किसका साथ दिया? तो ये भारत के जो सेना थे या फिर सन्यासी विद्रोह सब थे, इसका साथ, या आदिवासी सब थे, उसका साथ नहीं दिए, बल्कि वो अंग्रेजों के हितैषी बने रहे, क्योंकि अंग्रेजों से इनको फ़ायदा था। तो इस प्रकार हमने आज
थोड़ा बहुत एनसीईआरटी की जानकारी आप लोगों के साझा किया। धन्यवाद।